नमस्कार, हेल्थ एंड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गिरिराज शर्मा। जावेद अख्तर की गजल का एक शेर है, वो कहते हैं कि कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर खो गई वो चीज़ क्या थी। असल में इंसान को कई बार लगता है कि वो जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करता है, अगर उसे पा लेगा तो जिंदगी शायद हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सचमुच होता भी ऐसा ही है। जिंदगी बदल तो जाती है, लेकिन वो बेहतरी के लिए बदली या फिर थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई। बहुत से लोगों ने जब ये सोचा कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, तो आर्थिक संपन्नता आते ही उनकी जीवन शैली और खान पान में इतना बदलाव हो गया कि उनका स्वास्थ्य न जाने कहां खो करके रह गया। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिससे ये आंकड़े सामने आए कि हड्डियों के कमजोर होने की समस्याएं नौजवानों में भी बढ़ रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हड्डियां आज के वर्तमान समय में क्यों कमजोर हो रही हैं और हड्डियों के स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए क्या जरूरी है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीपी मिड्डा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन ग्वालियर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियों के कमजोर होने की, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की कमजोरी की समस्या है वो असल में है क्या, और यह समस्या आज के वर्तमान समय में इतना क्यों बढ़ रही है। ऑस्टियोपोरोसिस समझने के लिए दो चीज़ें पहले समझना जरूरी है जी। कि हड्डी एक पत्थर या संगमरमर तरह की चीज़ नहीं है। ये एक लिविंग टिश्यू है जो बाहर से एक ट्यूब है हार्ड बोन की, और उसके अंदर एक स्पंज जैसी कैंसलस बोन, स्पंजी बोन है। और ये जो हमें मिलती है बचपन में जन्म के समय, वो सेम नहीं रहती। ये हर क्षण हर पल इसमें परिवर्तन आता है। पुरानी हड्डी घुलती जाती है, नई हड्डी बदलती जाती है, और आवश्यकता अनुसार और शरीर के कार्यकलापों के अनुसार इसकी लंबाई बढ़ती जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है, और देर उम्र में कम भी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इस हड्डी के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि अपने कार्यकलापों व मांसपेशियों के प्रभाव ही उनके उस पर पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि भंगुरता एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर हड्डी की स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके अंदर जो हार्ड बोन है वो कम हो गई है और स्पंजी बोन बढ़ती जा रही है, जिसका कारण कई हैं जो अपन आगे बात करने में स्पष्ट करेंगे। उसकी जो भंगुरता है वो बढ़ती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो हड्डी जिसकी ताकत यंग एज में, जवानी में बहुत ज़्यादा थी, बढ़ती उम्र के साथ उसकी ताकत कम हो जाती है, तो उसकी टूटने की संभावना और उसको नष्ट होने की संभावना बढ़ती जाती है। डॉक्टर साहब, की बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ये कहा जाता है कि 30 वर्ष की उम्र तक हड्डियों का जो निर्माण होता है, हड्डियां जो जितनी मजबूत होती हैं उतनी कर लेनी चाहिए। 30 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियों का डीजनरेशन होने लगता है। तो खान पान का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही हैं। तो अगर खान पान पर ध्यान शुरुआत से ही न दिया जाए या बचपन से ही न दिया जाए, तो क्या आगे के समय में ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। ये 30 वर्ष की उम्र हम इसे बोलते हैं वाटर शेड लाइन है। ये 30 वर्ष की उम्र तक हड्डियों का बढ़ना और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना एक नियम है, और 30 वर्ष के बाद इनका जो लॉस है, जो इसके अंदर लॉस है, वो बढ़ता जाता है। तो हमारी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं कि आप 30 वर्ष की उम्र तक गोदाम जितना भर लेंगे, आपकी ताकत हड्डी की उतनी ही बड़ी रहेगी, और उसका जो उम्र के साथ लॉस होना है वो उतना ही धीरे होगा, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा उम्र तक बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, बात करें महिलाओं में बोन हेल्थ की, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। बचपन की युवावस्था आती है और शादी के बाद की प्रेगनेंसी यानी कि लैक्टेशन की जो कंडीशंस आती है। तो बोन हेल्थ को लेकर के जो महिलाओं में देखा जाता है कि पैरों में दर्द आमतौर पर समस्या देखी जाती है महिलाओं में, तो किस टाइप के चेंजेस रहते हैं डॉक्टर बोन हेल्थ को लेकर के। यही सबसे बड़ी समस्या है। महिलाएं दूध या कैल्शियम की इम्पोर्टेंस या उसका महत्व नहीं समझ रही। उनको लगता है मेरा बच्चा पिए, मेरा पति पिए, मेरे सास ससुर दूध पिए, खुद पीने से बचती है, नहीं मेरे को पचता नहीं है, मेरे को ठीक नहीं बैठता, मैं दूध पीती हूँ तो मुझे दस्त लग जाते हैं, इस तरह के बहाने अपने आप को समझाती रहती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स के अंदर बनता जा रहा है तो बोन की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो किसी भी यंग बच्ची को या युवा अवस्था या शादी के आसपास की बच्ची को ये समझना ज़रूरी है कि मुझे कैल्शियम का रेगुलर सोर्स लेना ज़रूरी है, जो अपने समाज में जो मुख्यतः शाकाहारी है, दूध ही है।
तो दूध पीना नारियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किसी बिल्डिंग बनाने में सीमेंट की ज़रूरत है। मैं अधिकतर मरीजों को समझाता हूँ कि अगर सीमेंट नहीं बनी लगी तो बजरी और ईंट का घर तो हमेशा कमज़ोर रहेगा, कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर बेस ही कमजोर होगा तो जो इमारत है वो मजबूत नहीं बनेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के वर्तमान समय में हम देखें कि दूध जो रहता है, एलर्जी रहती है, लोगों को दूध पीना पसंद नहीं करते, चाहे बच्चों की बात करें तो दूध के अलावा ऐसे और क्या सोर्स हैं हड्डियों के मजबूत के लिए जो दूध के स्थान पर लिए जा सकते हैं? कैल्शियम का मुख्य सोर्स शाकाहारी भोजन जैसा मैंने बताया दूध है ना। मांसाहारी इसमें मीट, एग और चिकन, फिश विशेषकर कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। कुछ फ्रूट्स विशेषकर केला, सीताफल, इस तरह की चीज़ों में भी कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में रहता है। जी, तो आप जानना चाहेंगे कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या सभी हार्मोन्स का सही मात्रा में होना जरूरी है, और ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और सामान्य जनता जिनकी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता नहीं है वो इस चीज़ को समझने में थोड़ा नाकाम रहते हैं। शरीर के अंदर महिला और पुरुष दोनों में जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं उनका हड्डी की स्ट्रेंथ बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। विशेषकर महिलाएं जब अपनी प्रजनन शक्ति उनकी चलती है उस समय इनका जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं वो हड्डी की स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं। जैसे ही रजोवृत्ति की उम्र आती है, जब सेक्स हार्मोन्स का बनना बंद हो जाता है तो शरीर से कैल्शियम का लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी मैंने आपसे कहा कि 30 वर्ष के तक जो अपना स्टोर बन जाएगा, जितना गोदाम भर जाएगा उतना अपनी हड्डी के पास ताकत है कि वो लॉस को सहन कर पाए। और 45 के बाद जो मीनोपॉज एज है उसके बाद ये बहुत तेज़ी से कैल्शियम की मात्रा कम होती है और हड्डियों की भंगुरता काफ़ी बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स की, जिम ट्रेनर जो होते हैं वो प्रोटीन्स पाउडर देते हैं, स्टेरॉइड्स भी कई जगह लोग बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना सही मानते हैं आप, क्या स्टेरॉइड्स इस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए या फिर डॉक्टरी सलाह से ही स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये आपने फिर से एक बहुत अच्छा समस्या उठाई है। हमारे जितने जवान लड़के हैं, विशेषकर जो पुलिस या आर्मी की सर्विसेज में जाने के बड़े उत्सुक हैं, वो इन चीज़ों का सेवन करके चाहते हैं मेरी कुछ स्ट्रेंथ बन जाए, मैं मोटा दिखने लगूं, जिससे मेरी भर्ती की संभावना बढ़ जाए। और दुर्भाग्य से कुछ चिकित्सक भी और कुछ ट्रेनर्स भी इन चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं। ये स्पष्ट समझना जरूरी है कि स्टेरॉइड्स आपके शरीर के लिए नुकसानदायक पदार्थ हैं। इनकी ज़रूरत तभी है जब उस किसी बीमारी के रोकथाम के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है या शरीर में उसकी कमी है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। अन्यथा स्टेरॉइड्स ना सिर्फ हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, हड्डियों को गला भी सकते हैं और उनकी भंगुरता बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल है जो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के कई बार करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टरी सलाह से ही किया जाना चाहिए, वरना वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन की, थायराइड जो हार्मोन है डॉक्टर साहब, किस उम्र में इसकी समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है? क्या किसी भी उम्र में थायराइड की समस्या हो सकती है किसी को भी? भारतवर्ष में थायराइड की समस्या सामान्य से थोड़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ नमक आयोडीन रहित रहता है, उससे थायराइड की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और विशेषकर अपनी जो कार्यशैली है और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हैं जिससे कि थायराइड कम काम करने की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। विशेषकर महिलाओं में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जब भी शरीर में कोई शिथिलता या कोई ज़्यादा भारीपन या तेज़ी से बढ़ता हुआ वजन या थकान महसूस हो तो किसी डॉक्टर से अपनी जांच कराकर थायराइड के बारे में सुनिश्चित कर लें कि इसकी कमी के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आमतौर पर देखा जाता है कि थायराइड की समस्या के बारे में लोगों का ये मानना रहता है कि भाई मोटे लोग हैं तो उन्हें थायराइड की समस्या होती है, पतले लोगों को नहीं होती है। इस बारे में आप बताएं कि थायराइड की जो समस्या है मोटे लोगों को ही होती है या पतले लोगों में भी ये समस्या? इसको प्रश्न को उल्टे से लें कि जिनको मोटे हैं उनको थायराइड की समस्या के कारण ही मोटे हुए हैं, इसकी संभावना रहती है। तो जो भारी भरकम बच्चे आपको दिखें, जो लगता है कि अपनी उम्र से ज़्यादा भारी हैं और बड़े धीरे चल रहे हैं, जिनकी त्वचा में बार बार खून जम जाता है, धक जाते हैं, जल्दी चोटें खा जाते हैं, उनकी थायराइड के बारे में जांच करवाकर स्पष्ट कर लें किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कि इसको थायराइड की कोई तकलीफ तो नहीं है। जी डॉक्टर
साहब, आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग जो है मोटापे की समस्या को लेकर के एकदम चिंतित रहते हैं कि भाई मैं मोटा हो गया, या फीमेल्स में भी अगर हम बात करें कि मोटापा बढ़ रहा है, इसको लेकर के तो अवेयरनेस है, लेकिन हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर के हमें देखने को नहीं मिलता कि लोग इतने अवेयर हैं या लोगों में इतनी चिंता करते हैं हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कितना अवेयरनेस का लेवल देखते हैं आप पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर के? नहीं, मैं अपने पिछले सालों की प्रैक्टिस में नोटिस कर रहा हूँ कि मीडिया की जागरूकता के कारण सामान्य जन के बीच में भी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, और विशेषकर फ्री कैंप्स में जाकर काफ़ी लोग अब हड्डियों की जांचें कराने लग गए हैं। और ज़रा भी हड्डियों में दर्द या इस तरह की तकलीफ हो तो डॉक्टरों से कई पेशेंट्स तो सीधा प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरी हड्डियों की कमजोरी की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे में डॉक्टर को उनकी तकलीफ को सही रूप में पहचान कर उसका पूर्ण रूप से निदान करके पहचानना चाहिए। एक दैनिक जीवन में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी हड्डियों की बात आती है, दर्द तो होता ही है। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो जो पेन किलर किसी भी सलाह से ले लेते हैं, जो चाहे दोस्त ने बताई हो, केमिस्ट ने बताई हो, या फिर किसी रिश्तेदार ने। कितना सही मानते हैं आप इसे कि जो लोग हैं बिना डॉक्टरी सलाह से पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं? आपने एक बहुत अच्छी पब्लिक हेल्थ समस्या उठाई है। बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के लगातार बहुत समय तक, लंबे समय तक किसी प्रकार का पेन किलर लेना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है। एक आध सर दर्द की गोली लेने में कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है कि घबराया जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे दर्द की गोलियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, या मेरे स्वास्थ्य में कोई ऐसी चीज़ है जो इन गोलियों के कारण और बिगड़ सकती है, विशेषकर किडनी की अगर आपको समस्या है, अगर आप डायबिटिक हैं, या आपको कोई हार्मोनल समस्या है, या आपका पेट बार बार ख़राब होता है, तो इन दर्द की गोलियां इसका कारण हो सकती हैं या इसको और बिगाड़ सकती हैं। तो आपको कभी भी अगर दर्द की गोली की ज़रूरत ज़्यादा पड़े, या आपको लगे मैं नियमित रूप से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही लें और सही डोज में ही लें। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मैं कतई रूप से आपसे कहूँगा नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, दैनिक जीवन में एक बात और सामने आती है कि जैसे कोई मरीज आपके पास आया और आपने पर्चे पर कोई पेन किलर लिख दी, 2 या 3 महीने बाद उस मरीज को अगर दर्द की समस्या रहती है या पेन की समस्या रहती है, तो वह उसी मेडिसिन का दोबारा से इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि वो डॉक्टर के पास या विशेषज्ञ के पास जाना उचित नहीं समझता। कितना सही मानते हैं आप इस तरह से दवा का इस्तेमाल करना? मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर बार हर दर्द की एक ही दवा नहीं होती, और हर मरीज की, 2 मरीजों की एक ही दवा नहीं हो सकती। तो चूंकि मेरी भाभी को ये दवा लिखी है, इसे ननद भी ये गोली खा ले, या देवरानी को ये गोली लिखी है, जेठानी भी वो गोली खा ले, ऐसा करना ठीक नहीं है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दर्द होने पर, विशेषकर ऐसा दर्द जो काफ़ी समय तक और बार बार आए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लेना उचित है। जी डॉक्टर साहब, बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि पैरों में दर्द की समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है। तो इसे एक सामान्य बीमारी के तौर पर लिया जाए, या फिर यह एक संकेत है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ? हड्डियों में या शरीर के किसी भी अंग में लगातार या प्रतिदिन दर्द रहना, एक से ज़्यादा हड्डियों पे बार बार दर्द होना, एक से ज़्यादा जोड़ों में सूजन रहना या दर्द रहना, इस सूजन या दर्द के कारण आपकी चलने फिरने की शक्ति पर प्रभाव पड़ना, सुबह बिस्तर से उठने पर जोड़ों में जकड़न होने पर, या इन सब दर्दों के साथ साथ शरीर के अन्य भागों में भी किसी बीमारी का होना, ये सब गंभीर लक्षण हैं। इनको आप स्वतः ठीक करने की कोशिश ना करें, किसी विशेषज्ञ को दिखा के इसकी ठीक जांच कराएं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वात रोग बहुत कॉमन बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डियों में दर्द काफ़ी कॉमनली देखा गया है। इसका ठीक से परीक्षण होकर सही इलाज होना ही इसका सही तरीका है। साहब, अगर हम बात करें थायराइड की, थायराइड के अलावा ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं या दशाएं हैं जिनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर की हड्डियों पर पड़ता है? हमारे शरीर की हड्डियां पूरे शरीर के किसी भी अंग के प्रभावित होने से प्रभावित होती हैं। मुख्यतः जो सामान्य रोग हड्डियों की ताकत को अफेक्ट करते हैं, डायबिटीज़ हुआ, अपने हार्ट की दवाइयाँ हुई, या शरीर के अंदर और किसी प्रकार के लक्षण हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, खांसी रहती है, आपको बुखार आता है, इन सब का हड्डियों पर असर पड़ सकता है। उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये किसी डॉक्टर की जांच से ही क्लियर हो सकता है। आप अपना पूरा परीक्षण कराएं, व हड्डियों के बारे में सुनिश्चित करें कि इनमें साथ में कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो गई।
डॉक्टर साहब, जैसा कि बताया कि अगर उसको हड्डियों की जो बीमारी जो भी है, अगर उसके अलावा कोई और बीमारी है, जैसा कि आपने बताया डायबिटीज़ की है या हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, तो मेडिसिन जब भी आप मरीज के लिए देते हैं तो एक खास तौर पर ध्यान रखा जाता होगा, क्योंकि जो बीमारी जो मेडिसिन है वो आपने बोन्स के लिए दी है, वो कहीं हृदय पर उसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ये बिल्कुल सही है। हमारी पूरी डॉक्टरी पढ़ाई में इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी सिस्टम के लिए दिए कोई भी दवाई दूसरे सिस्टम के लिए दवाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। उसका डोज कम ज़्यादा या ना लेना भी कई बार ज़रूरी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह करके क्लियर करें कि मैं ये, इसीलिए जब भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उसको पहले से जो बीमारियां हैं और पहले से जो दवाइयां चल रही हैं उसके बारे में स्पष्ट बताएं। अपने साथ दवाइयां लेके जाएं, उनको दिखाएं, ताकि वो ठीक से निश्चित कर पाए कि आपकी जो अभी दवाइयां चल रही हैं उनके साथ उनके द्वारा लिखी जाने वाली कोई दवाई इंटरेक्ट तो नहीं करती, ताकि नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब, हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों के मजबूत होने के लिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा और कौन कौन सी ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और ज़रूरी हैं, और जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं डॉक्टर साहब जिनमें कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कितना फ़ायदेमंद है ये सप्लीमेंट्स? मैं फिर से वो दीवार का आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ कि सिर्फ सीमेंट से दीवार नहीं बन सकती, ईंटें भी ज़रूरी हैं, बजरी भी ज़रूरी है, सीमेंट भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। तो कैल्शियम और विटामिन डी अकेले हड्डी नहीं बनाते। हड्डी के बनने के लिए प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, अन्य मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, इनकी भी ज़रूरत है सही मात्रा में। ऐसे नहीं अपन कोई मैग्नीशियम खाए जा रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है। किसी भी हड्डी बनने के लिए सबसे ज़्यादा इन पदार्थों के अलावा ज़रूरत है वो है फिज़िकल एक्सरसाइज की। सिर्फ आप बैठे रहेंगे या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कितने भी कैल्शियम विटामिन डी खा लें, आपकी हड्डी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि एक फिज़िकल स्टिमुलस हड्डी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बात की फिजिकल एक्सरसाइज की, लेकिन आज के वर्तमान समय में हम देखें कि लोगों का जो कहना चाहिए डेली लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है। लोग जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 10-10 घंटे बंद कमरों में हो जाता है। बैंक में जो लोग हैं उन्हें सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विटामिन डी उन्हें नहीं मिल पाता, तो किस तरह से वो अपनी विटामिन डी की पूर्ति करें? विटामिन डी का जैसे मैं बताया नेचुरल सोर्स सनलाइट है। सूर्य की रोशनी में दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं वो आपकी स्किन के नीचे रहने वाले कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में चेंज करती हैं, जो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन हाँ, 12 महीने धूप नहीं मिल पाती, और अधिकतर आजकल के ज़माने में लड़कियां तो धूप से बच के ही चलती हैं। तो विटामिन डी के बाकी सोर्स जो है मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में ज़्यादा हैं। फिश एक मेन सोर्स है, बाकी फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, आजकल सीरियल्स मिलते हैं उनमें विटामिन डी रहता है, जूसेस रहते हैं, पर विटामिन डी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर विटामिन डी की कमी है तो एक डॉक्टर की सलाह लेके विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जो आजकल गोली के रूप में या स्प्रे के रूप में रहता है किया जा सकता है। बात करें कैल्शियम की, आज मार्केट में कैल्शियम के जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैल्शियम क्या एक्सपेंसिव सप्लीमेंट ही लेना बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, या सस्ते जो कैल्शियम अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर अगर उन्हें भी कोई लेता है तो वो भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। कैल्शियम की मात्रा एक व्यक्ति के लिए, एडल्ट के लिए प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम पर डे की रिकमेंडेड है। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम काफ़ी आपके लिए। अगर आप रेगुलरली दूध पी रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है तो उसमें से इसको घटा लीजिए, तो आप पाएंगे कि मेरे को 500 या 600 मिलीग्राम का ही सप्लीमेंटेशन करना है। इसी तरह से विटामिन डी भी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर व्यक्ति पर डे के लिए ज़रूरी है। गोलियां में इन दोनों चीज़ों की अगर मात्रा है तो बहुत महंगी गोलियां नहीं, आज की तारीख में इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर आराम से 2 रुपये या 3 रुपये की किसी गोली से मिल सकता है। गोली के दाम बढ़ने से या उसमें और चीज़ें हो जाने से उसकी महत्ता नहीं बढ़ेगी। अपने डॉक्टर से स्पष्ट रूप से बताएं मुझे सफिशिएंट एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी वाली गोली ही लिखें। डॉक्टर साहब, कैल्शियम की जहां बात आती है तो विटामिन डी की भी बात आती है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में क्या संबंध है और विटामिन डी क्यों जरूरी है? विटामिन डी आपकी जो कैल्शियम लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आप जो पेट में डाल रहे हैं कैल्शियम,
वो आंत से निकल के आपके खून में जाए और खून में आकर उस कैल्शियम को वो हड्डियों में डिपॉजिट होने में सहायता करे, इसकी ज़रूरत है। तो विटामिन डी के दो काम हैं, एक तो कैल्शियम को आपकी आंत से निकाल के आपके खून में पहुंचाना और दूसरी आपके खून से उसको हड्डियों में डिपॉजिट करना। तो एक मजदूर है जो आपकी ईंटें उठा के ऊपर पहुंचा रहा है और दूसरा मजदूर है ईंटों को दीवार में लगा रहा है। तो ये दोनों मजदूर विटामिन डी हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय हम देखें कि विभिन्न तरह के प्रचार, टीवी एड्स, उनका हम नाम नहीं ले सकते, उसमें ये बताया जाता है कि दूध में अगर आप ये डालेंगे, ये पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं आप इसे? क्या वास्तव में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उससे बढ़ता है? नहीं, साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर प्लेन विटामिन डी अपने आप में पर्याप्त है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन डिपोजिशन के लिए। किसी प्रकार की रिफाइनमेंट्स या किसी इसमें नई चीज़ों का डेवलप होना अभी पूर्ण रूप से किसी तरह का फ़ायदा, एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं सिद्ध कर पाए। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। शॉर्ट वेव डायथर्मी एक तरह का फिजिकल एनर्जी है। जैसा स्पष्ट है, कम वेव, छोटी वेव लेंथ वाली कुछ वेव्स हैं जो कहीं भी अगर अपन कंसंट्रेट करें, कहीं रखें तो उससे गर्मी पैदा होती है और काफ़ी डीप जाती है। तो फिजियोथेरेपी में ये शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन की काफ़ी महत्ता है, विशेषकर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोकल गर्मी की ज़रूरत है। आर्थराइटिस के केसेस में, पीठ दर्द के केसेस में जहाँ मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं, हम शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन का यूज़ करते हैं जो शरीर को गर्मी देने में और उस अंग की खून की सप्लाई बढ़ाने में सहायक होता है। सब जानना चाहेंगे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वर्ष में कितनी बार अगर कोई मरीज करवाता है तो फायदेमंद है, या ज़्यादा शॉर्ट वेव डायथर्मी नहीं करवानी चाहिए? ये आपने फिर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लगातार शॉर्ट वेव डायथर्मी किसी अंग की हो तो वहाँ पर चूंकि ज़्यादा गर्मी पहुँच रही है तो हड्डियों के मजबूत होने के बाद उसके कमज़ोर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो निश्चित मात्रा में फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ही और समय में ही शॉर्ट वेव डायथर्मी लेना ठीक है। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अगर किसी को होती है तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह के, कहना चाहिए, टेस्ट इसके लिए होते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है तो मरीज आपके पास कोई टेस्ट करवा करके आए, या फिर आप पेशेंट्स को देखते हैं उसके बाद ही कोई टेस्ट बताया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो समस्या है वो ऑस्टियोपोरोसिस है? किसी भी बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर का परीक्षण जरूरी है, क्योंकि एक ही तकलीफ कई बीमारियों से हो सकती है। तो ये केस ऑस्टियोपोरोसिस का है या किसी और बीमारी का है, डॉक्टर के परीक्षण से ही सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर परीक्षण में ये देखता है कि ये जो मरीज को दर्द की तकलीफ है ये किसी अन्य कारण से तो नहीं है। एक बार उसने अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया, फिर इसकी कुछ जांचें होती हैं, जिसमें जो इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है वो है डेक्सा स्कैन। कुछ एक्सरे शरीर के द्वारा गुजारी जाती हैं और उनको दूसरी साइड से कंप्यूटर पिक कर लेता है, पकड़ लेता है और ये निश्चित करता है कि इस एक्सरे की ताकत में शरीर की हड्डी में से गुजरने में कितनी कमी आई, और कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के द्वारा ये निश्चित करता है कि जिस रास्ते से आई है उसमें हड्डी में कितनी ज़्यादा कैल्शियम और स्ट्रेंथ थी। डेक्स स्पाइन या अन्य अंग जहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना रहती है वहाँ किया जाता है। और अगर डेक्सा स्कैन से प्रूव होता है कि इस मरीज की हड्डी स्टैंडर्ड हड्डी से -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा कम है तो उसको ऑस्टियोपोरोटिक बोला जाता है। -2.5 जेड स्कोर एक माइलस्टोन है कि इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस प्रूव हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कई बार डॉक्टरों को संभावना रहती है कि विटामिन डी की कमी से है कि जनरल बॉडी में कमजोरी आ गई है, तो डॉक्टर्स इसके साथ विटामिन डी का एस्टिमेशन, D3 का एस्टिमेशन भी कराते हैं, जिससे कि उसका सही कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रूव हो सके। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें हड्डियों से लेकर के सर्जिकल ट्रीटमेंट की जहां बात आती है तो लोगों में काफ़ी भ्रांतियां रहती हैं कि भाई सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर करवाते हैं तो उसके बाद उस तरह से नहीं चल सकते जैसे कि वो पहले चलते थे। जरा हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताएं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है या फिर नहीं? ऑस्टियोपोरोसिस का कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आप सोचें कि मैं दवाइयों से अपनी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक कर लूँगा तो आप बिल्कुल गलत स्टेप रख रहे हैं। आपके डॉक्टर को भी आपको स्पष्ट करना चाहिए और मैं भी आज क्लियरली आपसे कह रहा हूँ
कि ऑस्टियोपोरोसिस का सर्वश्रेष्ठ इलाज एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम बनाना है, चाहे वो योगा के रूप में लें या तेज चलने के रूप में लें या एक रेगुलर एक्सरसाइज के रूप में लें। यही आपकी हड्डियों पर सही जोर डाल के उनकी ताकत बढ़ा सकती है। उसके साथ अगर कैल्शियम विटामिन डी की ज़रूरत हो तो वो लें, सबसे अच्छा रहेगा उसको नेचुरल सोर्स के रूप में लें, दूध के रूप में, दही के रूप में, पनीर के रूप में, और अगर मांसाहारी हैं तो फिश के रूप में। फल, केले, सीताफल जैसे मैंने बताया, ये भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ अगर ऑस्टियोपोरोसिस का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। कोई भी चीज़ भंगुर हो गई तो वो टूटने की संभावना बढ़ गई, उसमें कई बार हमें ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस, अनकॉम्प्लिकेटेड ऑस्टियोपोरोसिस में ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल ना घबराएं, किसी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि खड़े हों, रोज चलें, रोज एक्सरसाइज करें, खुश रहें, स्वस्थ खाएं पिएं। कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करें, उसको समझें। शिक्षित होना सबसे बड़ा इलाज है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीपी मिड्डा, जिन्होंने हमें बताया ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या के बारे में। हड्डियों की जो कमज़ोर हो रही हैं आज के वर्तमान समय में, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको यकीनन हमारे इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।